12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे। अचानक आसमान में एक भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोगों ने ऊपर देखा तो उन्हें आग का एक गोला नजर आया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आसमान से जलते हुए लोहे के टुकड़े और इंसानों के शरीर के अंग बरसने लगे। देखते ही देखते 7 किलोमीटर के दायरे में मलबा फैल गया। यह भारत के इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना विमान दुर्घटनाओं में से एक थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। दिल्ली के आसमान में दो जहाज आमने सामने ऐसे टकराए कि उस मेटल तक पिघल गया। उन दोनों जहाजों में बैठे 349 लोगों की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपका आरके हिंदी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। इस जहाज में 312 लोग सवार थे, जिनमें 231 लोग भारतीय थे जो सऊदी अरेबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। और शाम के 6:03 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। इस जहाज में बैठे लोग इस बात से अनजान थे कि एक बड़ा खतरा उनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ता ही चला आ रहा था और कुछ ही मिनटों में इस जहाज को चकनाचूर करने वाला था। दरअसल कजाकिस्तान देश के कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन भारत आ रहा था, जिसमें कुछ कपड़ों के व्यापारी बैठे थे और इस फ्लाइट में 37 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दरअसल 1936 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने और जाने के लिए एक ही एयरवे मौजूद था। दरअसल एयरवे आसमान में जहाजों के आने और जाने के लिए एक पाथ होता है, एक सड़क होती है। उसी पाथ पर जहाजों को उड़ना होता है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं और उस पर अलग अलग ट्रैफिक लेन होती है। इसी तरह आसमान में जहाजों के आने और जाने के लिए पहले से ही रास्ता निश्चित होता है। अब जरा सोच कर देखिए, आने वाली गाड़ियों और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लेन हो तो क्या होगा? ज्यादा चांसेस होंगे कि आमने सामने से गाड़ियां टकरा जाएं। इसी वजह से एयरपोर्ट पर आने वाले जहाजों के लिए एक अलग एयरवे होता है और जाने वाले जहाजों के लिए एक अलग एयरवे होता है। अब चूंकि उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, कमर्शियल फ्लाइट का एक ही एयरवे पर आना और जाना लगा रहता और 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहां से टेक ऑफ करना था और दूसरी को यहां से लैंड करना था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी थी। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी में इन फ्लाइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 42 वर्षीय वीके दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। दरअसल एक ही एयरवे पर आमने सामने से फ्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों फ्लाइट एक दूसरे के नीचे से गुजर जाती हैं। कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। अब इन दोनों जहाजों को वीके दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन का जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट वीके दत्ता से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए क्लियरेंस मांगता है। वीके दत्ता सऊदी अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिट दे देते हैं और अरेबियन फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था जो केवल मॉनिटर पर फ्लाइट्स को ब्लेम करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन की रफ्तार कितनी है, इन चीजों की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती है। लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार था ही नहीं। इस वजह से एटीसी को प्लेन की ऊंचाई और उसकी रफ्तार के बारे में प्लेन के ही पायलट पर निर्भर रहना पड़ता था। वीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए बोलते हैं और पायलट को बताते हैं कि उनके नीचे से सऊदी अरेबियन फ्लाइट गुजरने वाली है तो 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखें। वीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर इन दोनों फ्लाइट्स को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे थे। दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के पास आती जा रही थी
और देखते ही देखते ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं। अब इन दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे में फ्यूज हो जाने के बाद अचानक से डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाती हैं। बीके दत्ता समझ चुके थे कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। इधर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को दिखाई देता है आसमान बहुत तेजी से रोशनी के साथ जगमगा उठा है, जैसे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो, और उन्हें बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है और आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। ये दोनों विमान एक दूसरे से टकरा चुके थे। इधर कंट्रोलर दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। बीके दत्ता की चिंता बढ़ती चली गई। उस समय वहां से अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लेन गुजर रहा था, तो अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में बहुत तेज रोशनी को देखा है। इसी के साथ कंट्रोलर दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है। इधर क्रैश साइट पर कई किलोमीटर के दायरे में लाशें और जहाज के टुकड़े बिखर जाते हैं। यह देश के इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी घटना बन जाती है जिसमें दो प्लेन आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए हैं। आखिर कहां पर गलती हुई थी? ये दोनों प्लेन आपस में टकराए कैसे? क्या कंट्रोलर बीके दत्ता से कोई चूक हुई थी या किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ था? इसके लिए इस घटना की तहकीकात चालू की जाती है। घटना के अगले ही दिन दोनों ही जहाजों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया जाता है और इन दोनों ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स में मौजूद डाटा को डिकोड होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के अन्य पहलुओं की छानबीन में जुट जाती है। इस घटना के पीछे मेनली 3 कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद दोनों ही पायलट में से किसी एक की गलती थी, जिसने एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया, और दूसरा कारण यह हो सकता था किसी एक जहाज के इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग्स दिखा रहे हों, जिस वजह से यह हादसा हो गया। तीसरा कारण यह हो सकता था कि शायद एटीसी में बैठे बीके दत्ता से ही कोई गलती हुई हो। यह गुत्थी तभी सुलझ सकती थी जब दोनों जहाजों के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जाए। कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स का डाटा भी बाहर आ गया, जिसने इस घटना से संबंधित सभी सवालों से पर्दा उठा दिया। दरअसल इस घटना में बीके दत्ता की कोई गलती नहीं थी। बीके दत्ता ने तो दोनों फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे। पहले तो ये माना जा रहा था कि शायद सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया हो, लेकिन सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था और इन दोनों जहाजों में टकराव भी 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ही हुआ था। तो कहीं न कहीं गलती कजाकिस्तान वाले प्लेन की थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाकिस्तान वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा? दरअसल कजाकिस्तान विमान कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो जहाज था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता था। लेकिन इस जहाज को चलाना अपने आप में एक बड़ा महाभारत का काम था, और वहीं इस जहाज को चलाने के लिए, उड़ाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी, और इन 5 लोगों में आपस में सही तालमेल होना जरूरी था। किसी एक की गलती भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी, और कजाक विमान के साथ ऐसा ही हुआ था। दरअसल कजाक विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो एटीसी से जल्दी जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता था, फिर उसका जवाब देता था, और इस काम के लिए जहाज में अलग से एक ट्रांसलेटर मौजूद था जो रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाक विमान के क्रू में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। ये थी कि वह डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, तो फीट और मीटर में वो कंफ्यूज हो गए थे। इस वजह से एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को वो सही से पालन नहीं कर पाए, और वो अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रही सऊदी प्लेन से टकरा गए। इस घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनके घर वालों को उनकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई। सऊदी प्लेन के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में यह भी पता चला कि जब यह प्लेन आपस में जस्ट टकराने वाले थे, उससे पहले क्रू को यह पता चल गया कि अब वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने मरने से पहले इस्लामिक प्रार्थना बोली और सऊदी प्लेन की ब्लैक बॉक्स वहीं रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। यह घटना देश के इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस घटना के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए कि आगे फिर से कोई ऐसी घटना ना घटे। पहला बदलाव तो ये था
कि विमानों के आने और जाने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए। दूसरा, सेकेंडरी रडार्स इंस्टॉल किया गया जिससे आसमान में उड़ने वाले जहाजों की सही पोजीशन का आकलन किया जा सके। और सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया कि अब हर उड़ने वाले जहाज में TCAS होना चाहिए, यानी ट्रैफिक अलर्ट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। दरअसल TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो यह बताता है कि जब कोई जहाज किसी जहाज के सामने से आ रहा हो तो उसमें एक अलार्म बज जाता है और यह सिस्टम पायलट को बताता है कि किधर मुड़ना है कि हादसे को टाला जा सके, कम्युनिकेशन मिस्टेक ना हो। इसके लिए अंग्रेजी भाषा को भी जरूरी कर दिया गया। अगर कोई पायलट है तो उसको अंग्रेजी आना जरूरी है। इन बदलावों के बाद सौभाग्य से आज तक 2 विमानों के बीच मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ। हालांकि आसमान में उड़ रहे जहाजों के साथ कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो इतिहास की घटना मैंने बताई है, जो सच्ची घटना है, ये आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।